यहाँ पे हम लोग PYQ देखेंगे, BPSC का प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, और ऑलरेडी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। एंशिएंट को मैंने कंप्लीट करा दिया है, और मध्यकालीन आपका भारत का इतिहास को हम लोग देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत। जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री से पहला वीडियो होगा, ये आपका 2 वीडियो आएगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, स्पेशली जितने भी आपका MCQs आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उस पर 5-6 वीडियो आएंगे। तो आज इसको देखते हैं। हाफ वीडियो आपको आज रहेगा, और कल फिर हम लोग दूसरे वीडियो को देखेंगे। ये आपका कल तक ख़त्म हो जाएगा मिडाइवल हिस्ट्री तक का। चलिए, यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास को देखते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर में क्या BPSC ने पूछा है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। तो B हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है साहब कुतुबुद्दीन आपका ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक इसका टाइम पीरियड कुतुबुद्दीन का रहता है। वह जो है आपका, वह ऐबक जो है वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था, ठीक है। बचपन में उसे निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अहमद जो है फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने एक दास के रूप में ख़रीदा था, ठीक है। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में क्या किया कि पूर्ण कराया था, ठीक है। उसको हर तरह की शिक्षाएं दी गई थी। ऐबक बचपन से ही अति आपके सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण से वह कुरान खवा यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहाँ उसे गौरी ने क्या किया कि खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के आपके बल पर क्या हो कि शीघ्र ही ऐबक ने ऐबक जो है वो आपका गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया, और गौरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया था, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह जो है दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, ठीक है। वह आपका लाहौर से ही शासन करता था। उसी को जो है भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंच करके शासन संस्था अपने हाथ में लिया। बाद में बताया जा रहा है कि उसे जो है अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के बाद 3 माह बाद जून 1206 में करवाया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक है। केवल आपका मलिक और आपका सिपह सलार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था, और गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए जो नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में जो है ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन की आपकी राजधानी थी, तो ये लाहौर से वो शासन करता, तो ये हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक तरह का मस्जिद है, ठीक है। पहले मंदिर था, बाद में उसको मस्जिद बना दिया जाता है, ये हो जाएगा। अपनी उदारता के कारण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने के नाम से आपको पुकारा जाता था। फरिश्ता ने कहा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का क्या कहते थे? तो आपको युग का ऐबक कहते थे। और उसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को जो है साहित्य से अनुराग था, और आपका स्थापत्य कला से भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था, और उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी, ये इम्पोर्टेंट है। हसन निजामी के द्वारा लिखा हुआ ताज उल मासिर की रचना की थी। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने जो दिल्ली स्थित आपका कुतुब मीनार का आपका कार्य प्रारंभ किया, जिसे आपका इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा करवाया था। आगे बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूरा करवाया जाता है। आगे बताया जा रहा है 5 नंबर प्रश्न में कि भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपना अख्ता प्रदान किया था? तो ये आपका गौरी ने आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया था, भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौरी की जो है वो गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि गौरी की विजय के बाद ये होता है, अख्ता आपका प्रथा स्थापित हो गई थी।
गौरी के मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी अख्ता यानी प्रांत आपका प्रदान किया। इक्ता मतलब प्रांत होता है, तो इक्ता प्रदान किया और 1192 से 1206 का आपका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तब उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के आपका विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक विजेता कौन था? तो ये आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी की आपका एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 में जो है ईस्वी से लेकर के 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की। आगे बताया जा रहा है क्या कि नालंदा और विक्रमशिला आपका बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया और उसने जो 1198 से लेकर के 1203 के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय जो है वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। जब बख्तियार खिलजी ने आप पर वहाँ पे आक्रमण किया था तब का मैं बात कर रही हूँ। वह बिना युद्ध के ही भाग निकला था और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में जो प्रवेश कर पूरी तरह से लूटपाट की। और आगे बताया जा रहा है कि राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और आपका जो है लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। और प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये बख्तियार खिलजी को माना जाता है, बी हो जाएगा। इब्ने बख्तियार खिलजी जो है आपका बिहार में आपका तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिहार पर जो बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, तो आपको पहला विवरण जो प्राप्त होता है तो तबकाते नासिरी में आपको क्या होता है, आपको मिलता है इसका पहले आक्रमण का विवरण, भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नालंदा बिहार को विध्वंस किया तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। नालंदा विक्रमशिला दोनों को ये तबाह कर देता है, ए हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या मुस्लिम आपका शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो किसका होता है? इल्तुतमिश हो जाएगा, मुस्लिम शासक था, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 का सी हो जाएगा। इल्तुतमिश के काल में जो है 1229 में आपका बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलवत प्रदान की और तब अब जो है सल्तनत सैद्धांतिक रूप से क्या हुआ कि बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है 11 नंबर प्रश्न में इल्तुतमिश ने आपका बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश तो मलिक जानी को करता है, तो आपका 11 का डी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है आपका बिहार शरीफ में जो है आपका एवं आपका बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में आपका तेलिया गढ़ी के समीप हिशामुद्दीन एवज को पराजित किया। एवज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के आपके स्थान पर मलिक जानी को क्या किया? पहले एवज था, ठीक है, और बाद में मलिक जानी को जो है वो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। आगे बताया जा रहा है 12 नंबर में कि आपका राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये किसने आपका कहा था? तो ये आपका कहा था आपका स्पेशली जियाउद्दीन बर्नी ने, भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दिल्ली आपको बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने लख्त और आपकी लोहे की नीति अपनाई थी, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था और जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह कहा है? तो किसके बारे में कहा गया है? तो स्पेशली आपके अकबर के बारे में ये कहा गया, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरपी त्रिपाठी मुगल जो है वो कालीन
सम्राट अकबर के बारे में लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं आपका पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अलाउद्दीन आपका दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो ये शब्द किसके हैं, तो ये आपके किसके शब्द है, तो ये आपका A.L. श्रीवास्तव जी के द्वारा आपका ये कहा गया है। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। A.L. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे जो है धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें वह आपका प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो ये बलबन हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बलबन जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने आपका शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। राजा जो है वो आपका जिले अल्लाह या फिर जिले इलाही अथवा ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र जो बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुत्र का नाम क्या था, बुगरा खां था बलबन का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में कि दिल्ली सुल्तान ने जो है वो रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, तो बी हो जाएगा बलबन। डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने जो रक्त और लौ की नीति अपनाई थी और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम जो थी वो आपका सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था और द्वितीय जो है वो आपका सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। ठीक है, सुल्तान को जो है वो कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति जो है आपका ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जन साधारण एवं सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तुगरिल खान जो था वो बलबन के शासनकाल के समय विद्रोह करता है, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि तुगरिल खान ने आपका बलबन के काल में विद्रोह किया था। वह आपका विद्रोह बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में जो है बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां भाग गया। ठीक है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह आपका शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसी सुल्तान के बारे में कहा था, तो ये स्पेशली कहा था आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर जो है राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या जो है अनुचित है। मैं राजा की भलाई एवं अवसर विशेष के लिए भी आपका अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने जो है आपका राजत्व के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था और जो आपका पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। ठीक है, अब उसने जो है अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने जो है खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया। ठीक है, इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा।
19 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किसने जो खलीफा की शक्ति का विरोध किया, तो आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी जो था ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आपका आक्रमण करके इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। ठीक है, आपको बताया जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र आपके शासक ही थे, लेकिन किसी ने भी आपकी खलीफा की क्या की थी कि शक्ति या फिर सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिनके स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी और इस तरह से अपने खलीफा की सत्ता का विरोध किया। तो यहाँ से मुबारक शाह खिलजी हो जाएगा, मुबारक खिलजी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 20 नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध आपके सेनापति जो है वो में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो आपका जफर खां की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए, ये हो जाएगा। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर का मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृष्टि से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसने रात को 30 कोस पीछे हट घर वापस चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है किसने जो है हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पे अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि आपके अर्पित की जाएगी। तो 68 बीपीएससी का है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये वाला जो फरवरी में हुआ था, शेरशाह ने आपका किया था, तो ये आपका शेरशाह हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं 2023 में जो प्री हुआ था 68 वाला, जिससे आपका पैटर्न चेंज हुआ था। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने जो है हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि वह बिहार यानी हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देखिए रानी पद्मिनी का नाम जो अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह था, तो डी हो जाएगा। पद्मिनी की कहानी का आधार जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुश ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की सुनता शैबा से की थी। असंभवतः इसी के आधार पर मानकर के मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, 23 नंबर प्रश्नों को देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ठीक है, तो ए हो जाएगा। अलाउद्दीन आपके क्या है, तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में आपका क्या होता है, देवगिरी के आपके शासक रामचंद्र देव ने जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर के उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का आपका क्या किया, वादा किया, परंतु 1305 ईस्वी आपका या अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण क्या होता है कि 1307 में अलाउद्दीन ने आपका मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। रामचंद्र देव युद्ध में आपका पराजित हुआ, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे बताया जा रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी था, तो बी हो जाएगा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों में आपका भूमि छीन ली उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें अथवा आपका वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि को वक्फ कहते हैं कि आदि के रूप में मिली थी। फलतः जो है वो खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। आगे अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने आपका करवाया, तो ये स्पेशली करवाता है अलाउद्दीन खिलजी ने, सी हो जाएगा।
अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका जो है निर्माण लाल पत्थरों तथा आपका संगमरमर के द्वारा हुआ। यह बताया जा रहा है कि 1311 में बनकर तैयार हुआ और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों ओर दीवारों में एक मेहराब दार प्रवेश द्वार है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का आपका निर्माण कराया, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक का शासन जो है वो भारत में आपका क्या है, तो नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण आपका प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधाओं के लिए उसने 5 बड़े नहरों का क्या किया कि निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद जो है हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला आपका दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों आपका क्या था, तो शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग जो सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था, तो बी हो जाएगा। देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक जो था फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की आपकी स्थापना की और उसने जो है कुशल हकीम रखे। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को आपको रोजगार दिया, तो फिरोज शाह तुगलक था, तो सी हो जाएगा 28 का सी। डिटेल देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए जो है कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए जो है एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद जो है यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, 29 नंबर प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित में से जो है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, 29 का डी। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए, तो आपका बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण जो है दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए और अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि फारसी पुस्तक यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो फारसी यात्री था अब्दुल रज़ाक जो था वो देवराज द्वितीय के समय में आता है, भारत में सी हो जाएगा। आपको बताया जा रहा है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज सेकंड जो है वो आपका कार्यकाल 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी का है। देवराज सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, उसे अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उश सदाइन या फिर मजउल बहरीन में देवराज द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। 32 देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, तो तैमूर के बाद जो आक्रमण के बाद सैयद वंश का आपका स्थापना होती है, तो 32 का बी हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तैमूर के आक्रमण जो 1398 में हुआ था तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। और क्या होता है कि 1412 में क्या होता है कि नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद के साथ ही क्या होता है, मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। नासिरुद्दीन के बाद लास्ट हो जाता है तुगलक वंश। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को जो है दिल्ली का सुल्तान बनाया, परंतु उसे जो है दौलत खां के सूबेदार खिज खान ने पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें वह तैमूर द्वारा जो है नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। ठीक है, और तैमूर के आक्रमण के समय के बाद क्या होता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पे अधिकार करके एक नए वंश की नींव डाली। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आपका एक नगर बसवाया जहां अब आगरा है, तो किसने बनाया था, तो आपका सिकंदर लोदी डी हो जाएगा, 33 का डी।
देख लीजिए डिटेल में बताया जा रहा है कि 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से क्या हुआ, सिंहासन पे बैठा। निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से आपका सिंहासन पे बैठता है। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 में जो है सिकंदर लोधी ने जो है राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के आपके नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। ठीक है, इसे जो है अपनी राजधानी बनवाया और उसने जो कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना यानी गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। ठीक है, उसने निधनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था उसके समय में आपका योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनवाकर प्रत्येक 6 माह बाद जो है उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक आपकी ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम फरहंगे सिकंदर रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर शाही जो सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर बुक्का थे। तो 34 का सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। 35 नंबर प्रश्न में देखिए तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बेईमानी को गुहा से छीना था। तो आपका हरिहर सेकंड हो जाएगा। तो 35 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1377 में क्या होता है, बुक्का की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जो है वो 1377 से लेकर 1407 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, तो बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय बनता है। ठीक है, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से उसका जो संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में जो सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर सेकंड की सबसे बड़ी आपकी सफलता जो है वो आपका पश्चिम में बहमनी राज्य से आपके बेलगांव एवं गोवा छीनना था। वह शिव यानी विरूपाक्ष का उपासक था। ठीक है, आगे देखिए बोला जा रहा है क्या कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो ये आपका कुली कुतुब शाह था। ठीक है, तो गोलकुंडा का राजा कौन था, तो कुली कुतुब शाह था। कुली ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। ठीक है, यहाँ देख लीजिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने आपका विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोट बिंदु आदि के किले जीत लिए। इसके बाद उसने जो है विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया और कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाह क्या होता है, सेना पराजित हुई। आगे बताया जा रहा है कि विजयनगर आप साम्राज्य की वित्तीय अवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो वित्तीय अवस्था में जो है भू राजस्व था। तो 37 का बी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। जैसे आपका क्या था, भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का जो भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। शिष्ट यानी भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग की 58वें यानी अस्थवन या फिर अथवन कहा जाता था। ठीक है, आगे 38 नंबर देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता, तो हम्पी में। 38 का सी हो जाएगा। देखिए, हम्पी के खंडर यानी आपका वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की आपके प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व
प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में जो है बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। ठीक है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है तो रक्षा विभाग से है, तो ये देख लीजिए रक्षा विभाग सी हो जाएगा। दीवान ए अर्ज अर्थात यानी आरिज मुमालिक सल्तनत काल में जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, याद रख लीजिएगा, आरिज मुमालिक आपका जो है सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। और आपका आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था और इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये रायगढ़ थी, तो 40 का ए हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनवाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ यानी गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, आपका बहमानी राज्य का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन था, ए हो जाएगा। दक्कन के आपके अमीरान ए सादा की विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमानी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खान, जिसको हंसवन गंगू कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड जफर खान का 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक रहा है, नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में क्या होता है कि सिंहासन रूढ़ हुआ। जफर खान का जो है वो आपका क्या नाम था, तो आपका किस नाम से वो बैठता है गद्दी पे, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके वो बैठता है। बहमानी साम्राज्य की नींव पड़ी, उसने गुलबर्गा को अपने नाम आपका स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम जो है एहसानाबाद रखा था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन ने रखा था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे जो है उसने इसे चारों तरफ अथवा आपका प्रांतों में विभाजित किया और गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक प्रशासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसने जो है इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई व्यवस्था प्रारंभ की। उसने जो है वो हिंदुओं से जजिया लेने का आदेश दिया था। सरजानवी प्रथा किससे संबंधित थी, तो ये मराठों की भू राजस्व प्रथा थी, तो 42 का ए हो जाएगा। मराठा काल में सरजामी प्रथा जो है वो भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों की सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है, तो ये आपका स्पेशली क्या हो जाएगा, तो खराज है, उश्र है, मुक्तई है। ठीक है, खुम्स नहीं होता है, तो आपका भूमि उत्पाद पे खराज, उश्र, मुक्तई हो जाएगा। इस तरह से आपको 1, 3, 4 सही हो गया। देखिए बताया जा रहा है क्या कि खराज, उश्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। खुम्स जो था वो आपका क्या था, लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4 भाग जो सैनिकों में बांटा जाता था और आपका 1 भाग जो है राजकोष में जमा होता था। कि तो अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान आपका मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग जो सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो ये आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 44 का सी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने जो है भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। ठीक है, उसने जो है उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किए। उसने अनाज के रूप में उसने अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया। ठीक है, इससे पूर्व आपका बलबन और आपका इल्तुतमिश ने भू राजस्व की उपज को 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन आपका तुगलक ने जो है आपका काल में भी आपके भूमि कर की दर अलाउद्दीन खिलजी की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन
अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारित भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने जो बिना भूमि पैमाइश के आधार पर क्या किया था कि राजस्व निर्धारित किया था। इस प्रकार जो सी और आपका डी दोनों सही है, किंतु पीपीएससी ने क्या किया था, आपको सी को ही मानना था। ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया जो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, ये हो जाएगा 45 का। भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया जिनका टाइम पीरियड 1182 से लेकर के 1262 से आरंभ हुआ था। उसके अलावा जो है सूफी के इस संप्रदाय में जो है शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत जो है सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में घातक आपका बाधक नहीं मानते थे। ठीक है। इन शासकों में से किसने जो है अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था, तो ये ई हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम शाह और शेरशाह दोनों ने किया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस्लाम शाह और शेरशाह जो है वो इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे आपका उत्तर भारत में 8 वर्षों तक शासन किया और उसने क्या किया, उसकी मृत्यु के बाद 1553 में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई और इस्लाम शाह ने अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाई में क्या किया, विभाजित किया। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि संभवतः आपका शेरशाह के समय से भी आपकी विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है। तो यही प्रणाली शेरशाह के टाइम भी था, तो सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी और जो है वो आपका बीपीएससी ने क्या किया था कि इसका ई आंसर दिया है। ठीक है। जवाबित का संबंध किससे है, तो ये आपका राज्य कानून से जवाबित का संबंध है, तो ए हो जाएगा। जवाबित का संबंध राज्य कानून से होगा, तो 47 का ये हो गया। आगे बताया जा रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के जो है टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, तो आपका क्या है, तो सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के थे, तो चांदी के थे। फिर चांदी के थे, टंका और शशगनी चांदी के थे और जीतल भी जो था वो तांबा का, तो 48 का ए हो जाएगा। सल्तनत काल में जो टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये आपका दोनों आपके जो है आपके सिक्के जो हैं इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे और शशगनी भी चांदी का सिक्का था। शशगनी भी क्या था, तो चांदी का सिक्का था और टंका और जीतल का अनुपात जो था टंका का 1 और जीतल 48 के अनुपात में 148 का था। ठीक है। 1:48 का था। देखिए भारत में बोला जा रहा है कागज का प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, कागज 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, तो ए हो जाएगा। विश्व में जो है आपका सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रारंभ जो है 12वीं शताब्दी में आपका प्रारंभ हुआ और आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह आपका भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है। तबकाते नशरी का लेखक कौन है, तो ये आपका तबकाते नशरी के लेखक जो है मिनाज उस सिराज है, तो सी हो जाएगा। तबकाते नशरी जो है वो मिनाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह आपका यह ग्रंथ 23 अध्यायों में विभक्त है। रॉबर्टी ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि मिनाज जो है वो प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित आपकी की और खुतबा पढ़वाया। 51 नंबर प्रश्न में बोला सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। 51 का एक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन के संत का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुत से देश का भ्रमण किया। ठीक है। उसमें से बहुत से देशों का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले। जिनके विचार भिन्न थे। इन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया।
उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। आपका भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश से क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे, ठीक है, ताकि वहाँ के लोग अपने उपदेश जो है वो आपके आसानी से सुन और समझ सके, ठीक है, और इस तरह से क्षेत्रीय भाषा का विकास प्रारंभ होता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित किया गया? तो मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित किया जाता है? तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 1178 में वो क्या होता है कि पराजित होता है, तो 1178 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जो है आपका 1178 में गुजरात का आक्रमण किया। आपको गुजरात का आक्रमण किया आपका 1178 में मोहम्मद गौरी ने। इस समय गुजरात का ही अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज सेकंड का था, ठीक है। तो आपका अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज सेकंड का था। उसने अपने भाई भीम सेकंड को सेनापति बनाकर और साथ में उसकी माता नायिका देवी भी थी। माउंट एवरेस्ट पर्वत के पास कास हद के मैदान में भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और यह मोहम्मद गौरी की प्रथम जो है भारत में पहली हार थी, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप अच्छे से रहें और पढ़ते रहें। टेक केयर।